तो इस पे बात कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुबह सवेरे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग खुर्रम साहब। आई वाज जस्ट जोकिंग अबाउट इट। ऐसा लग रहा है सब कुछ सोच का समय। अजहर मजाक में कह रहा था कि टैक्स नहीं देंगे तो जा नहीं सकेंगे और टैक्स देंगे तो फिर जाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो पहले मैं चाहूँगा कि इस लतीफ़ नुक्ते पे आप थोड़ा सा वजाहत करें। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल देखें, नॉन फाइलर एक तो कैटेगरी अभी तक ये है, हमारे पास होना यही चाहिए कि जो नई टैक्स देता उसके लिए चीज़ों को मुश्किल बना दिया जाए। जो एटलीस्ट फैसिलिटीज हैं मुल्क जो प्रोवाइड करता है उसे मुश्किल बनाया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये 45% करना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी पेनल्टी के मुताबिक है। हाँ जी। जो टैक्स दे सकता है और वो टैक्स नहीं दे रहा उसके लिए 45% करना, और फिर अगर सफर वो कर रहा है और उसे सफर ना करने देना, फिर हमें इस तरह की एक्सट्रीम जो है वो चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको जो है ना टैक्स पेयर जो है वो। अच्छा, इसके अंदर एक थोड़ी सी क्लैरिटी पे चाहूंगा खुर्रम साहब कि ये मामला सिर्फ इनकम टैक्स जो देते हैं सैलरीड क्लास तबके तक ही महदूद है, या इससे हटके भी जो लोग हैं वो भी इसके शिकंजे में आ सकते हैं? नहीं, सब आ सकते हैं ना, इसमें सब शामिल है। इसमें ये थोड़ी सिर्फ सैलरीड क्लास तो जो टैक्स में जिस ब्रैकेट में आएगी वो आएगी। लेकिन जो एक्चुअली इनकम कमा रहा है साल की, उसके एसेट्स कितने हैं और वो टैक्स जो है या तो नहीं दे रहा या फाइल ही नहीं कर रहा और डिले फाइल कर रहा है, ये तीनों को जो है ना इस वक्त इसमें डाला गया। आपने देखा होगा कि एक तो टैक्स फाइलर है, दूसरा नॉन फाइलर, तीसरा डिलेड फाइलर है। डिलेड फाइलर के लिए भी पेनल्टी है। तो ये मेरे ख्याल में किया गया है जो कि करना चाहिए था। होना चाहता खुर्रम, उनके ऊपर तो कोई ना उनके लिए कोई बताया गया है कि जी कैसे शिकंजा उनके ऊपर तंग होगा, कैसे उन्हें टैक्स नेट में लाया जाएगा, या बताया गया है? जरा हमें हमारी रहनुमाई कर दें। ये किन की आप बात करेंगे? सॉरी आपकी आवाज कट गई। जो रिटेलर्स हैं, जो लोग टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, जिनके लिए ताजिर दोस्त ऐप भी लाई गई थी मगर उसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की। जी जी बिल्कुल। देखें, इसके अंदर 1% से उठ के 2.25% किया है एडवांस टैक्स को, और वो बेसिकली नॉन रजिस्टर्ड के लिए ही है, नॉन फाइलर के लिए ही है कि जो कि बेसिकली जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है अब वो चार्ज करेगा होलसेलर को, ट्रेडर को, तो वो आगे रिटेलर को चार्ज करेगा। लेकिन टैक्स तो थोड़ा आएगा यहाँ से, लेकिन आपकी बात सही है कि इनकम पे टैक्स जो होना चाहिए उस पे अभी भी जो है वो डिटेल्स नहीं आई है कि इसको इनकम पे कैसे टैक्स किया गया है, रिटेल को या होलसेल एंड ट्रेड को। ये अभी तक उस तरह से नहीं हुआ जो कि होना चाहिए। एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि हम बड़े लेवल के कारोबारों की बात नहीं करते, ये मोबाइल मार्केट में चले जाते हैं। ये जो मोबाइल रिपेयर का एक बिजनेस है, आपको पता है ये बहुत बड़ा कारोबार होता है। ये कि छोटे से छोटे मोबाइल के रिपेयर के लिए आप जाएं 7 से 8 हज़ार आप देते हैं और उसके अंदर कोई फिक्स प्राइस नहीं होती, वो कैश ट्रांजैक्शन होती हैं, डायरेक्ट उनकी जेब में जाती हैं। और आप देखें, आप भी अगर वैसे ही जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ लाइन लगी होती है जो लोग वो काम करा रहे होते हैं। दूसरा, आप ये गाड़ियों का जो तिब्बत प्लाजा है यहाँ पर, उससे आगे चले जाएं, मैगजी लाइन का इलाका है, यहाँ पर जो स्पेयर पार्ट्स की जो खरीदो फरोख्त होती है, पुराने आर्टिकल्स की नई कीमतों में जो फ़रोख्त हो रही होती है, उनके ऊपर भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। कोई नहीं पता कि वो किस नौयत का टैक्स है, कितनी कीमत वसूल कर रहे हैं, कोई पर्ची नहीं होती, कोई रसीद नहीं होती। कमाई वहाँ पर से भी आप अनइमेजिनेबल अमाउंट में होती है, लेकिन टैक्सेशन का कोई पता है ही नहीं वहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ किस तरह से कुछ आइडिया है आपको कि वहाँ से वसूली होती है या नहीं होती? नहीं, इस तरह तो इस वक्त बहुत सारी मार्केट है ना, 40% ऑफ द इकोनॉमी आपकी ग्रे है इस वक्त, अनडॉक्यूमेंटेड है, कैश पे चलती है। इस तरह तो बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब आपका अगर $350 बिलियन की या $400 बिलियन की जीडीपी है, तो आप बात कर रहे हैं $200 बिलियन की, जो कि टैप ही नहीं की अभी। तो वो तो ग्रे मार्केट है। वो तो ना सिर्फ ये, आप जोड़िया बाजार जाएं, आप अनारकली बाजार जाएं, आप कपड़ा मार्केट जाएं, आप गोल्डन मार्केट जाएं, आप मतलब कितनी ऐसी जो है वो मार्केट्स हैं जो कि कैश मार्केट्स हैं। ये जो रिटेल है ना, रिटेल के ऊपर इनकम पे टैक्स की बात करते हैं, वो बेसिकली मेरा नहीं ख्याल अभी तक उस पर एक्शन हुआ है। इस पे होना चाहिए डेफिनेटली कि रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड, ये जो एरिया है 20% ऑफ द इकोनॉमी, इसके ऊपर इनकम पे टैक्स जो है लगे, जो कि शायद बिलों के थ्रू हो, किसी भी चीज के थ्रू करें, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। बट देखिए, मैं फिर वो कहता हूँ कि जो कल भी टैक्सेस लगे ना, इसकी भी इन्फोर्समेंट जो है ये की है। भाई आप अगर टैक्स बढ़ा भी देंगे ना, और लोग तो कैश पे ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन उनको किस तरह से इन्फोर्स करेंगे कि भाई आपके ऊपर 45% टैक्स लग गया, तो वो इन्फोर्समेंट कैसे होगी? एक तो होता है ना कि आप फोर्स हो रहे हैं टैक्स में नेट में आने के लिए, एक तो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज, अगर आप टैक्स लगा रहे हैं, अगर आप बढ़ा रहे हैं नेट से, तो वो आप लेंगे कैसे? ये इन्फोर्समेंट का और एक और फैक्टर भी है,
खुर्रम साहब चलें ये टैक्स ले भी लेते हैं किस तरीके से कि ये जो बाकी हर चीज़ पे जीएसटी की मद में या इसके अलावा एफईडी की मद में, या आप ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने साबुन ख़रीदा उस पर टैक्स है, बिला वास्ता टैक्स है ना, वो तो हर किसी ने देना है। किसी की सैलरी 30,000 है, कोई 50,000 कमा रहा है या कोई 5 लाख कमा रहा है, सब ने एक बराबर टैक्स देना है। अब जो ऑलरेडी अपने इनकम टैक्स पे कर रहा है, लेट्स से कि 45% पे कर रहा है, उससे कम पे कर रहा है, उसके बाद जाके उसको बिला वास्ता टैक्स दोबारा देना पड़ता है, तो फिर उसकी परचेजिंग पावर क्या रह गई उस बेचारे की, और उसका कसूर क्या हुआ? नहीं, वो तो देखें पूरी इकोनॉमी वाइड आपको सेल्स टैक्स तो देना है ना। सेल्स टैक्स तो कंजम्पशन टैक्स है। ये गलत बात होती है कि अगर सेल्स टैक्स को 18 से 19% कर दिया जाता, लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज में जिनके ऊपर लोअर टैक्स था, 15% था, लेट्स से टेक्सटाइल पे या लेदर पे, तो उनको 18 कर दिया गया है और हाई एंड को किया गया है। लेदर की प्रोडक्ट्स आप मार्केट में देखते हैं, हाई एंड टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स आप मार्केट में देखते हैं, उनको बढ़ा दिया गया है। लेकिन आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भाई आप कंजम्पशन टैक्स भी दे रहे हैं, आप सैलरी पे भी टैक्स दे रहे हैं, और आप जो है फिर उसके अलावा अगर नॉन फाइनल है तो 45% भी दे रहे हैं। तो देखिए पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये देखना है कि क्या एडिशनल टैक्स उस पर लगा है जिस पर ऑलरेडी टैक्स था। सैलरी क्लास के मिडिल क्लास में डेफिनेटली टैक्स ऐड हुआ है थोड़ा, लेकिन ओवरऑल ना इनकम टैक्स बढ़ाया गया है अभी तक की डिटेल्स के हिसाब से, ना जो है कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा है, ना जो है सुपर टैक्स को बढ़ाया गया है। तो एटलीस्ट ये है कि जो एग्जिस्टिंग बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बढ़ाया नहीं गया, लेकिन सबको इक्वलाइज किया गया। मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट्स पे 1% टैक्स था, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बाय द वे। एक्सपोर्ट्स पे 1% टर्नओवर पे टैक्स था, यानी कि आप जितना भी एक्सपोर्ट कर लें उस पे 1% टैक्स दें और आप जो है बिल्कुल मतलब आपने टैक्स दे दिया अपना। लेकिन अब उनके लिए भी ये है कि आप 1% टैक्स ही देंगे, जो प्रॉफिट कमाएंगे एक्सपोर्ट्स पे उस पे नॉर्मल रिजीम में आ गए आप, यानी कि 30% और 40% टैक्स है आपका। अच्छा। ये मुझे लगता है कि ये बहुत टफ कॉल है। ये कैसे सस्टेन होगी, इस पर एक्सपोर्ट्स कैसे हम बढ़ा सकेंगे या कैसे करके देखें। एक्सपोर्टर्स की लॉबी भी बड़ी स्ट्रांग है, टेक्सटाइल वालों की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, सबकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है। ये इसको सस्टेन करना किस तरह से लेके चलेंगे, मैं तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। मैं तो खुर्रम भाई देख के आंसू बहाने का दिल करता है उनको। वो भी तो वसूल लेंगे आगे अपने कंज्यूमर से, लेकिन असल जो लॉबी नहीं है वो तो तनख्वाहदार तबके की नहीं है। वो जाके कहाँ से वसूले, उसने तो पैसे देने ही देने हैं, उसने तो इनडायरेक्ट टैक्स भी देना है, डायरेक्ट टैक्स भी देना है। या कि कोई कारोबार शुरू कर दें फिर? नहीं, आप लोग सैलरी क्लास को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, बस तब जाके जो उनके टैक्सेस कम होंगे या नहीं होंगे। समझ आ रही है आपको? बस अशफाक सत्ती आवे ही आवे। बस तो ये पार्लियामेंट में ही पेश किया गया है, पार्लियामेंट के नुमाइंदों ने ही पेश किया। अच्छा ये जरा बता दें कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी बढ़ाकर 60 से 80 कर दी गई है, फिर 20 रुपए इजाफी देने होंगे फी लीटर, तो ये कितना बोझ अवाम पर डालेगा? देखिए ये डेफिनेटली एक बोझ है, और लेकिन इसमें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने ये देखा है कि पिछले एक महीने से या एटलीस्ट 3 फोर्टनाइट से कीमतें कम हो रही हैं, पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, और आने वाले दिनों में भी पेट्रोल प्राइसेस नीचे आने की तवक्को है, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब हो सकता है। लेकिन बात वो ये कि एडिशनल टैक्स है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि सेल्स टैक्स जो है ना वो नहीं लगाया। सेल्स टैक्स अगर 18% डीजल पे भी लग जाए और पेट्रोल पे भी लग जाए, बाकी पे भी लगे, तो उसकी वजह से 25-30 रुपए बढ़ जाएंगे। अच्छा। लेकिन ये जो 20 रुपए बढ़ाए गए हैं, ऑफकोर्स ये आपको पता है IMF कुछ भी करता है, लेकिन ये डेफिनेटली ठीक नहीं है, लेकिन अच्छा एक और चीज़, अब ये तो पेश हुआ है, इसके अंदर आपको क्या लगता है कटौती की तो तहरीक वगैरह आती हैं, तो उसके बाद किन किन चीज़ों पर कट लग सकता है? और दूसरा ये बजट तो आ जाता है, लेकिन मिनी बजट तो आते ही रहते हैं तवातुर से, तो आगे क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए अगर ये बजट एज इट इज पास हो जाता है तो फिर तो शायद मिनी बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अच्छे खासे टैक्सेस हैं, अच्छे खासे जो है वो फाइलर नॉन फाइलर के जो है इशूज को एड्रेस किया गया। और अच्छी तरीके मैं और ऐड कर लेता हूँ, BISP में अमाउंट काफी मैसिव रखी गई है, जो पुअर जो है उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि क्या रह जाएगा और क्या अप्रूव होगा, मुझे लगता है ये जो एक्सपोर्ट्स वाला है ना, ये शायद इतना आसान नहीं होगा अप्रूव करना, नंबर 1। और सेकेंडली ये जो सैलरी क्लास का है, इस भी होपफुली बात हो। और थर्ड जो है जो रिटेलर वाली जो टैक्सेस हैं, अब सेल्स टैक्स बढ़ाए गए हैं बहुत सारी चीजों पे, गाड़ियों पे, मोबाइल फोन्स पे, और गाड़ियों पे तो खैर कैपेसिटी इंजन की जगह प्राइस पे लगाया गया है। उस पे सब चीजें मुझे लगता है कि मुझे ये बताएं कि ये जो हाइब्रिड गाड़ियों पर ये जो कस्टम ड्यूटी की छूट वगैरह का मामला है और रियायत खत्म कर दी गई है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे? प्राइस बढ़ जाएगी ना, प्राइस बढ़ जाएगी आपकी ड्यूटीज में। कितनी कस्टम ड्यूटी वैसे कुछ आइडिया है? क्या कह रहे हैं?
कस्टम ड्यूटी थी या नहीं थी इससे पहले? डिफरेंट है, कैपेसिटी के हिसाब से डिफरेंट है ड्यूटीज, और इस पे बहुत कम ड्यूटीज है, 15%, 10%, 20%, 30%, और दूसरों पे तो आपको पता है इम्पोर्ट गाड़ी हायर एंड लग्जरी कार्स पे तो 100% ड्यूटीज है। तो इसलिए ये जो ड्यूटीज हैं इनको कम कर दी गई। उसकी क्या हाइब्रिड गाड़ियां हैं, ईवीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हाइब्रिड की बात हो रही है। तो हाइब्रिड के ऊपर तो डेफिनेटली जो है वो कहने के इतना ज्यादा इशू नहीं है, और लोकल गाड़ियां भी अब जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, असेंबली की तरफ जाया जाए, रादर देन ये कि आप फिनिश प्रोडक्ट पे जो है इम्पोर्ट करें और उस पर आप ड्यूटीज कम करें। अच्छा, एक आवाम की जो परचेसिंग पावर है मजीद खत्म कर दी गई। एक आखिरी चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये हम अमूमन कहते हैं कि ये जो तरक्याती बजट, तरक्याती फंड्स मुख्तस किए जाते हैं और ये किसी साल ख़त्म होने से पहले इस्तेमाल नहीं हो पाए, वो क्या लैप्स हो जाते हैं? उनका स्टेटस क्या होता है? उससे नुकसान होता है जब वो खर्च नहीं होते, और वो खर्च क्यों नहीं होते अगर वो रखे जाते हैं तो? देखिए, एक तो ये होता है कि फिस्कल डेफिसिट को जो है ना मेंटेन करने के लिए आप कुछ चीजें जो है वो यानी कि बताते हैं कि जी मिसाल के तौर पे अगर हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है या बजट डेफिसिट है, 100 रुपए हमारा रेवेन्यू है, 150-150 रुपए हमने खर्च कर दिए हैं, तो 50 रुपए को कहाँ से आप पूरा करेंगे? तो वो जो 150 रुपए आपने खर्च किए थे उसके अंदर आपने जो है एक्चुअली 170 खर्च करने थे, लेकिन 20 रुपए आपने यहाँ से काट दिए जहाँ से आपने डेवलपमेंट का पोर्शन रखा था। अच्छा। तो यहाँ से मैनेज हो जाता है फिस्कल डेफिसिट। दूसरा ये कि खर्चा इसलिए नहीं हो रहा, शायद कोई जो है जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे पास वो थ्रूपुट इतना ज्यादा है। पिछले वाले प्रोजेक्ट 10,000 बिलियन रुपए के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में जो पूरे नहीं हो रहे, और मजीद आप ऐड करते रहेंगे। इसलिए वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात सुनी, वो कहते हैं कि जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएं, रादर देन ये पीएचडीपी में पैसा आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दे दें, वो डेवलप करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।